रियलिज्म का मतलब होता है कि यथार्थ, एकदम रियल वर्ल्ड में रहना, जो हो रहा है वैसा ही देखना, कोई कल्पना नहीं, कोई जादू दुनिया नहीं। सीधी सी बात है, अगर देश एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं तो ये रियलिटी है, हमें रियलिटी को फेस करना पड़ेगा। रियलिज्म के आप फैक्ट बताइए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है? जो स्टेट है, नेशनल इंटरेस्ट है, हाँ, पावर पॉलिटिक्स है, सर्वाइवल है, हाँ, डिलेमा, सिक्योरिटी। हाँ, सिक्योरिटी डिलेमा मतलब देश को खतरा है। यस, बिल्कुल है। हर देश को ये डर रहता है कि हमारे देश पर आक्रमण न कर दे। तो और भी सारे फैक्टर होते हैं डिलेमा के। और नॉन फेथ यानी कि किसी पे विश्वास नहीं रखते, सेल्फ इंटरेस्ट सर्वोपरि होता है। इसमें राष्ट्र हित कह सकते हैं। यस, तो नेशनल इंटरेस्ट ही देश का वो तय जैसे होता है। हॉब्स, मैकियावेली, हाँ, इंडिया में कौटिल्य, हाँ, बहुत बड़े विचारक हुए हैं। और चीन में सुंजू और द आर्ट ऑफ वॉर इन्होंने लिखी है। बिल्कुल। और इसमें सबसे बड़ी अगर देखा जाए एंशिएंट ग्रीस में तो थ्यूसिडाइडस, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर लिखा है। हाँ, रियलिज्म के विचारक हैं। हाँ, और सबसे बड़े विचारक आते हैं अगर देखा जाए तो मॉर्गनथाउ आते हैं। इन्होंने पॉलिटिक्स ऑफ नेशन बुक लिखी है, बहुत चर्चित बुक है। इन्होंने सिद्धांत भी दिए हैं। और E.H. कार भी बहुत बड़े रियलिज्म के। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? E.H. कार की 20 Years Crisis। हाँ, 20 Year Crisis E.H. कार का वो है। लीग ऑफ नेशन का डिक्लाइन हो गया था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई तो उन्होंने कहा हमने 20 साल बर्बाद कर दिए, क्योंकि बेफेल हो गया था, इसीलिए उन्होंने ये लिखा था। तो E.H. कार रियलिज्म माने जाते हैं। जॉर्ज कैनन है, हाँ, कंटेनमेंट थ्योरी देते हैं। हाँ, जॉर्ज कैनन रियलिज्म क्यों माने जाते हैं? क्योंकि इन्होंने अमेरिका के कहने पर सोवियत संघ को कंटेनमेंट की थ्योरी दी थी। तो मतलब साम्यवाद को यानी कम्युनिज्म को रोकना था, हमें कंटेन, इसीलिए इसको नाम कंटेनमेंट थ्योरी कहते हैं। और बताइए। जॉन हांस हैं, सिक्योरिटी डिलेमा। हाँ, जॉन हर सिक्योरिटी डिलेमा कहते हैं। हर देश को दूसरे पे खतरा होता है, डेंजर होता है। क्यों? क्योंकि हमारे हालात ऐसे हैं, हमें खतरा है ना, कि किसी विश्वास नहीं हो रहा तो खतरा तो होगा ही। और इसीलिए लोग कोई बम बना रहा है, कोई एटम बम बना रहा था उस समय, कोल्ड वॉर के समय कोई ये सब कोल्ड वॉर के थिंकर हैं। हाँ, ये सब कोल्ड वॉर के आसपास मॉर्गनथाउ, जॉन हर्ट्ज, E.H. कार, हाँ, E.H. कार, ये सब कोल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर के बीच के आसपास। हेनरी किसिंजर। हाँ, हेनरी किसिंजर बहुत इम्पोर्टेंट है। इसने चाइना को बहुत सपोर्ट किया। कुछ नाम इसका अजीब नहीं रहा, हेनरी किसिंजर। हेनरी किसिंजर। हाँ, लेकिन जो हेनरी किसिंजर है ये रियलिज्म का वो माना जाता है, इसे डिप्लोमेसी का जनक भी बोला जाता है, मॉडर्न डिप्लोमेसी का। वर्ल्ड ऑर्डर और डिप्लोमेसी ने बुक भी लिखी ना। हाँ, और हेनरी किसिंजर जो है जिसने रियल सटल डिप्लोमेसी स्टार्ट करी, और रियल डिप्लोमेसी की स्टार्टिंग हेनरी किसिंजर ने करी थी। और हम ये कह सकते हैं कि जो हेनरी किसिंजर उसने चाइना, पाकिस्तान चाइना को मिलाया, USA, पाकिस्तान, चाइना को एक किया। और एक रशिया के खिलाफ एक हथियार के रूप में कोशिश की इसने तैयार करने की। यस। तो हेनरी किसिंजर को बड़ा वो माना था डिप्लोमेट। 100 साल तक जिया था हेनरी किसिंजर। 1923 में जन्मा था और 2023 में ही चले गए। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे चलते हैं। और हम लोग इसके टाइप समझते हैं रियलिज्म के। ये सब क्या होते हैं? क्लासिकल रियलिज्म, न्यूलिज्म। हाँ, इसमें कुछ और थिंकर हम करते थे। कुंसी राइट है जो कि आर्ट ऑफ वॉर जिसने स्टडी ऑफ वॉर की किताब लिखी थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, कुंसी राइट जो है, इन्होंने जितने सारे युद्ध होते हैं, कुंसी राइट युद्ध का अध्ययन किया था कुंसी राइट ने। अच्छा। जितने क्या हुआ था? कुंसी राइट ने युद्ध का अध्ययन किया था। अच्छा। ओके। उसके बाद सर ये बताइए भैया, ये बताइए कि ये बच्चे ना बहुत कंफ्यूजन होते हैं, क्लासिकल रियलिज्म, न्यू रियलिज्म, न्यू क्लासिकल रियलिज्म। ये क्या होता है? बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं, कौन सा थिंकर किस थ्योरी में आता है, वो कौन सी थ्योरी में क्या विचार देता है। इसमें बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं किसको कहाँ फिट किया जाए। जैसे क्लासिकल रियलिज्म बताइए। देखिए, क्लासिकल रियलिज्म जो है वो कहता है कि इंसान की जो राजनीति है वो उसके स्वभाव, उसके ह्यूमन नेचर से डिसाइड होती है। अब ह्यूमन नेचर मतलब उसका स्वभाव, उसका नेचर, वो अच्छा है, बुरा है, गुस्सैल है, अहंकारी, घमंडी, छल, कपट, स्वार्थ। इसके आप हमको 3-4 पॉइंट बताइए जिससे हम पेपर में अप्लाई कर सकें। अब इसके आधार पे हम कह सकते हैं जो क्लासिकल रियलिज्म है, जिसको हम पुराना यथार्थवाद कहते हैं, वो कहता है जो राजनीति है वो इंसान के स्वभाव से चलती है। ह्यूमन का नेचर कैसा होगा वैसे राजनीति चलती है।
वो कहता है इंसान शक्ति का भूखा है, भेड़िया है इंसान, वो शक्ति के पीछे पागल हो जाता है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर देश शक्ति के पीछे भागता है, स्वार्थी है, स्वार्थी है, सेल्फ इंटरेस्ट के पीछे पागल है, धूर्त है, लालची है, कपटी है। हम ऐसे शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। साइकोलॉजी का अध्ययन करता है, हाँ, जिससे समझ सके कि ह्यूमन क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, क्या देख रहा है, उसकी फितरत क्या है। हाँ, उसकी फितरत क्या है, सही कहा। और ये जो फितरत का माहौल है, इसीलिए देखिए जितना भी देखा है तो रियलिज्म है, ये जो क्लासिकल रियलिज्म की मेन चीज फितरत कैसा है, जैसा नेता की फितरत होगी वैसे दुनिया चलेगी, क्योंकि शक्ति के लिए संघर्ष करते हैं। शक्ति के लिए, हाँ, हर आदमी में शक्ति का भूखा है। कह सकते हैं भारत में कुर्सी के लिए संघर्ष। हाँ, शक्ति कुर्सी के लिए संघर्ष है, मतलब कुर्सी छीनो और साम नाम दंड भेद। कौटिल्य जी, हाँ, तो कौटिल्य ने भी कहा है, उसके बाद सुनजू ने भी कहा है, और प्रिंस में मैकियावेली ने यही चीज बोली है। बहुत बड़ा थिंक मैकियावेली। मैकियावेली कहता था डराओ और राजनीति नैतिकता से दूर कर दो। मार्गन थॉ भी यही कहता है। तो जितने भी ये क्लासिकल रियलिज्म वाले थिंकर हैं, इन लोगों को क्लासिकल कहते ही क्यों हैं? क्योंकि ये मानव स्वभाव की बात करते हैं। ये कहते हैं इंसान स्वार्थी है, इंसान गुस्सैल है, इंसान अपने सर्वाइवल के लिए लड़ता है, इसलिए क्लासिकल हैं। हाँ, क्योंकि मॉडर्न थोड़े अलग हो जाते हैं। मॉडर्न किसकी बात करते हैं? मॉडर्न बात करते हैं कि इंसान गलत नहीं है, उसके हालात उसको गलत बनाते हैं, उसकी कंडीशन उसको गलत बनाती है, क्योंकि एनार्की है वर्ल्ड सोसाइटी। रियलिज्म भी मानता है वर्ल्ड में एनार्की, क्योंकि इंसान स्वार्थी है, वो किसी समझौता नहीं करता, इसीलिए किसी की सरकार नहीं बनेगी। लेकिन जो नियो रियलिज्म है या जो नव यथार्थवाद है, वो कहता है इंसान का जो हालात हैं, स्ट्रक्चर है, संरचना है विश्व की, वो एनार्की है। एनार्की मतलब कोई सरकार ना होना, भाई कोई सरकार नहीं इसलिए खतरा है, कोई किसी को परमानेंट। हाँ, वॉर इज परमानेंट, युद्ध कभी नहीं रुक सकता। हॉब्स की ने जो उसने स्टेट की जो व्यवस्था बनाई थी, हाँ, स्टेट ऐसे कहता है। तो स्टेट जैसे मान लीजिए, हाँ, क्योंकि सिविल वॉर था उस समय, कि इंसान एक दूसरे को नोचता है, खसोटता है, शक्ति के लिए संघर्ष करता है, मार मार के पीट देता है। तो ये संघर्ष ईगो है, हाँ, ईगोइज्म की बात करता है, और केवल राज्य का अध्ययन करता है जो क्लासिकलिज्म। स्टेट ये भी वैसे करता है। कुछ चीज़ें कॉमन थिंकर है, वो है केनेथ वॉल्स कहते हैं जो इंसान है, इसको साइंटिफिक भी कहते हैं। हाँ, ये साइंटिफिक है क्योंकि ये बिहेवियरिज्म से आया है, और ये साइंटिफिक क्योंकि कहता है कि जो साइंस के आधार पे हम संरचनात्मक, हाँ, स्ट्रक्चरलिज्म भी इसको बोलते हैं। क्योंकि केनेथ वॉल्ट क्या कहता है, क्योंकि वर्ल्ड का स्ट्रक्चर हालात ऐसे हैं, तभी इंदिरा गांधी ने परमाणु बम का परीक्षण किया। क्यों? क्योंकि खतरा था, रशिया परमाणु बम बना चुका था, और बहुत सारे देश न्यूक्लियर बम का परीक्षण कर रहे थे। वैश्विक व्यवस्था को एक सिस्टम समझते हैं। हाँ, और उसी सिस्टम के अनुसार विदेश नीति का जो वो नेता होता है, उसको दे करके अपने डिसीजन लेता है। इंदिरा गांधी क्यों डिसीजन लेंगे? क्योंकि परमाणु बम चाइना बना चुका था, तो मजबूरी थी भारत की। तो मतलब हालातों को दे करके विदेश नीति का जो करता अपने फैसले लेता है। केनेथ वॉल्ट कहते हैं। केनेथ वॉल्ट क्या कहते हैं? इसीलिए उसको डिफेंसिव रियलिज्म बोलते हैं। अब आप ये बताइए, जो इन्होंने थ्योरी दी इन्होंने केनेथ वॉल्ट ने डिफेंसिव रियलिज्म, अब इनके विरोध में मर्साइमर क्या लिखते हैं, कौन सी किताब में? ऑफेंसिव रियलिज्म आते हैं, और इन्होंने बुक लिखी है द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में जो मर्साइमर हैं, वो कहते हैं देश अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने पास हथियार रखते हैं, इसलिए ऑफेंसिव में आते हैं। हाँ, और क्यों शक्ति को बढ़ाते हैं? क्योंकि एनार्की है, खतरा है ना, कोई किसी बिलीव नहीं कर सकता, हमें खुद ही अपना सर्वाइवल करना पड़ेगा, हम खुद ही शक्तिशाली होकर अपना नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। नेशनल इंटरेस्ट क्या है? हमारा फ़ायदा। हमारा फ़ायदा किस में है? पहले सुरक्षा में। तो पहले के स्टेज में हम दे सकते हैं कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है, हमें वो फ़ायदा चाहिए। तो ये हमारा रियलिज्म है। तो आप समझ गए रियलिज्म में क्या है, एक ऐसा नेचर जो कि, और इसमें एक और आता है स्ट्रेटेजिक रियलिज्म। हाँ, ये क्या है? स्ट्रेटेजिक रियलिज्म का मतलब ये है कि हम, थॉमस सेलिंग ने इसको दिया था कि हमें जो भी फैसले लेने हैं, बुक है स्ट्रेटजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, हाँ, 1960 में आई थी। हाँ, ये कहते हैं जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम, जो कोई भी रियलिस्ट थिंकर होता है, वो अपने डिसीजन किस आधार पे लेता है? तो वो लेता है एक रियल रैशनल तौर पे अपने डिसीजन लेता है कि हम कैसे खतरे, कम से कम खतरे में ज़्यादा से लाभ कमा सकते हैं।
तो यही कुछ फैसले होते हैं स्ट्रेटेजिक रियलिज्म के, थॉमस सेलिंग ने दिया था। मैक्साइमर थे ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स 2001 में, और ये आते हैं ऑफेंसिव रियलिज्म। हाँ, ऑफेंसिव क्यों? हाँ, बच्चे यहाँ कंफ्यूजन होते हैं, डिफेंसिव ऑफेंसिव। और ऑफेंसिव ये होता है कि हम अपने पास हथियार बढ़ा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें शक्ति बढ़ानी है। यस। हम अपने आप को शक्तिशाली, सूरमा साबित करना चाहते हैं। मैं ही दुनिया का खतरनाक सूरमा, हिटलर, तानाशाह राजा, मतलब अपने आप को बाहुबली साबित करना। और केनेथ वॉर्ड कहता है हम केवल अपनी सुरक्षा के लिए ही हथियार बना रहे हैं, परमाणु बम का परीक्षण कर रहे हैं। इंडिया, हाँ, इंडिया हमेशा कहता है कि इंडिया की जो किसी पे फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। हाँ, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। तो इंडिया की जो विदेश नीति है वो भी इसी बेस पे है कि हम नो फर्स्ट यूज पे जाएंगे। अच्छा, केनेथ वॉल्ट बैलेंस ऑफ पावर की बात करते हैं। हाँ, तो ये बताइए भैया, बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है? पहले बैलेंस ऑफ पावर का मतलब ये है कि देश में, अगर दुनिया में अगर ये शक्ति की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ पावर की बात करते हैं, मान लीजिए कि अगर अमेरिका शक्तिशाली हो चुका है तो उसको रोकने के लिए बहुत सारी शक्तियाँ एक लग जाएंगी ताकि हम उसकी हेजमनी, उसकी पावर को कम कर सकें। तो अब कोल्ड वॉर के दौरान दो सुपर शक्तिशाली देश थे जिसको हम बोलते हैं बाईपोलर वर्ल्ड। तो ये शक्ति की संरचना का स्ट्रक्चर होता है। जब दो शक्ति हैं तो हम उसको बाईपोलर बोलते हैं। जब सोवियत संघ का गठन मतलब विघटन हो जाता है, वो टूट जाता है, तो फिर वो यूनिपोलर, केवल अमेरिका ही शक्तिशाली देश बचता है। उससे पहले 1815 के आसपास फ्रांस जब शक्तिशाली था तो उसको रोकने के लिए बहुत सारे लोग ने बैलेंस ऑफ पावर के लिए, शक्ति को संतुलित करने के लिए, इसके सिद्धांत कहते हैं कि एक नई फोर्स के रूप में उभरे, उसको हरा दिया तो फिर बराबर हो गया। कोई भी देश शक्तिशाली हो तो शक्ति संतुलन बिगड़े ना। क्यों ना बिगड़े? अगर ये बिगड़ता है तो वॉर हो जाती है। सीधी सी बात यही है। और जैसे केनेथ वॉल्ट कहते हैं अगर युद्ध रोकना है तो बाईपोलर वर्ल्ड होना चाहिए। तो केनेथ वॉल्ट इसी देश को कहते हैं बाईपोलर वर्ल्ड, ये आता भी है। अब बात करते हैं नियो क्लासिकल रियलिज्म की। ये क्या है? ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स संरचना और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स दोनों से वैश्विक व्यवस्था चलती है। हाँ। यानी कि न्यू क्लासिकल रियलिज्म दोनों को मिक्स करता है। हाँ, शब्द में क्या लग रहा है? न्यू क्लासिकल रियलिज्म शब्द कहता है कि जो इंसान है, मतलब जो राष्ट्र है, वो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर से भी प्रभावित होता है और पर्सनल स्ट्रक्चर से भी प्रभावित होता है। अगर देश अंदर से कमज़ोर है तो इंटरनेशनल लेवल पर उसकी छवि वैसे बिगड़ेगी। तो मतलब देश शक्तिशाली है, तो यदि अमेरिका शक्तिशाली होगा तो फिर वो पूरे वर्ल्ड पे भी राज करेगा। तो मतलब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्ट्रक्चर के दोनों के मिला करके इसका हम स्टडी करते हैं। मतलब एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल देते हैं कि श्रीलंका के अंदर जो तमिल हुआ था, तमिल के ऊपर नरसिंह लिट्टे के द्वारा, तो बहुत सारे भारतीय दलों ने, जो कि द्रविड़, AIDMK, हाँ, इन सब ने भी विरोध किया था। अच्छा। और राजीव गांधी से कहा था आप इंटरफेयर कीजिए, तो इन्होंने किया। सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी अमेरिका से, हाँ। वो भी एग्जाम्पल दे सकते क्या? हाँ, सिविल न्यूक्लियर डील हुआ था 2005 में। 1, 2, 3 वाला। हाँ। कैसा कुछ था? हाँ, उसमें CPI ने उसका विरोध किया था। हाँ, CPI ने उसका विरोध किया था। रिवर वाला भी इसमें न्यू क्लासिकल रियलिज्म का एग्जाम्पल हो सकता है। हाँ, जो भारत और बांग्लादेश के बीच जब विदेशी संबंधों का निर्माण होता है, कहने को तो इंटरनेशनल मामला है, लेकिन जब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसका विरोध करती हैं तो ये उसका प्रभाव है। तो न्यू क्लासिकलिज्म इसकी बात करते हैं। इसके विचारक कौन कौन से हैं? फरीद जकारिया हैं और रेंडल स्कूलर हैं। फरीद जकारिया और रेंडल स्कूलर दो इसके विचारक हैं जो कि मानते हैं कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल स्ट्रक्चर दोनों का यूज़ होता है। इनके कॉन्सेप्ट कौन कौन से दिए उन्होंने? ये फ्रॉम विल टू पावर। हाँ, फ्रॉम विल टू पावर इनकी बुक का नाम है कि अगर एक देश आर्थिक रूप से शक्तिशाली होता है तो फिर वो दुनिया के ऊपर में एक शक्तिशाली राष्ट्र बन सकता है, यानी पावर हो। गिडेन रोज ने एक न्यू क्लासिकल रियलिज्म इन्होंने फॉरेन पॉलिसी, ये जो गिडेन रोज हैं, जो न्यू क्लासिकलिज्म की स्टार्टिंग की थी कि फॉरेन पॉलिसी को हमें, जैसे कि उस समय अमेरिका के अंदर बहुत सारे खुलासे हो रहे थे, है कि नहीं? अगर कोई भी अमेरिका के अंदर आंदोलन होता है तो फिर अमेरिका के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो वो अगर आर्थिक तौर पे कमज़ोर होगा फिर वो इंटरनेशनल रूप से भी कमज़ोर होगा। बेसिकली बात है, अगर आप कमज़ोर हैं अंदर से तो बाहर से भी कमज़ोर होंगे। ये लोग यही कहते हैं कि लेकिन हमें स्ट्रक्चर का भी अध्ययन करना है और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का भी अध्ययन करना है। तो न्यू क्लासिकलिज्म यही कहता है।